फोर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 27। ये एंड वाले जो भाई है, भाई साउंड ठीक है, कमी बेशी की ज़रूरत तो नहीं। आज हमारा लास्ट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। चैप्टर 6 बड़ा चैप्टर था हमारा। आज इसका कंसेप्ट वाइज लास्ट लेक्चर होगा। कल के लेक्चर में हम इसके MCQs को डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम मिला तो हमारा जो टेस्ट 2 है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टडी करने जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑन टाइम, और दूसरा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। दो कंसेप्ट हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, एक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और नॉन परफॉर्मेंस ऑन टाइम में थोड़ा सा फर्क है। फर्ज कीजिए किसी पर्सन से मैंने एग्रीमेंट किया कि वो 20 तारीख को मुझे कुछ गुड्स डिलीवर करेगा, और वो 20 तारीख को आके कहता है कि वो गुड्स डिलीवर कर ही नहीं रहा, गुड्स डिलीवर कर ही नहीं रहा। यह है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट क्या है कि 20 तारीख को वो आया, उसने कहा सर मैं गुड्स आपको डिलीवर तो कर दूंगा 20 को नहीं 30 तारीख को, 20 नहीं 30 तारीख को। ये है नॉन परफॉर्मेंस ऑन टाइम। इसमें जो अहम वर्ड है ना वो नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है फोकस, इस कंसेप्ट में फोकस होगा ऑन टाइम के ऊपर, ऑन टाइम के ऊपर कि क्या करूँ। ठीक है, हाँ बात ये भी आगे चल के जब हम डिस्कशन करेंगे ये बीच की तरफ जाएगी, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपने जहन में रखना है कि ऑन टाइम का कंसेप्ट डिफरेंट है और ब्रीच का कंसेप्ट डिफरेंट है। ठीक है, ऑन टाइम में वो कहता है आपने दो चीज़ों को कंसिडर करना है फिर आगे डिसीजन करना है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, जबकि सिंपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो हम आगे उसे डैमेजेस की तरफ ले जाते हैं। तो यह कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम। फिर इसके बाद है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एलोकेशन। नॉर्मली जो ट्रेडर्स होते हैं उनका आपस में लेन देन चलता रहता है, ठीक है, और वो करते क्या है कि कहते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे एक मार्केट में अगर दो ताजिर बैठे हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर किसी एक ही शॉप पे आया और उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, तो दुकानदारों की आपस में अरेंजमेंट होती है। वो क्या करते हैं कि वो किसी दूसरे के दुकान से मंगवा लेते हैं, बाद में मंथ एंड के ऊपर या डे एंड के ऊपर या वीक एंड के ऊपर जो भी उनकी अरेंजमेंट है पेमेंट कर देते हैं। या समटाइम सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर से जब जो चीज़ें क्रेडिट पे खरीद रहे होते हैं तो डिफरेंट उन्होंने पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट गुड्स को बाय किया होता है। कंसेप्ट हमें यह समझा रहा है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का कि जिस कंपनी ने चीज़ें खरीदी हैं, जिस पर्सन ने चीज़ें खरीदी हैं, जब वो पेमेंट करेगी तो ये किस डेट की पेमेंट समझी जाएगी? क्या फर्स्ट डेट की पेमेंट समझी जाएगी, लास्ट डेट की पेमेंट समझी जाएगी, या इसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा हर पेमेंट्स में, प्रोपोर्शनेटली हर डेट की पेमेंट समझी जाएगी? ये कंसेप्ट डिस्कस होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में। दोनों का मेन थीम समझ आ गया? कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑन टाइम में हम क्या सीखेंगे? अगर किसी पार्टी ने अपना प्रॉमिस टाइम पे पूरा नहीं किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को पेमेंट करती है, क्योंकि उसने पास में उससे कुछ डेट्स ड्यू थे, उन डेट्स की पेमेंट करती है, तो वो पेमेंट किस डेट की समझी जाएगी? फर्स्ट की, लास्ट की, के एवरेज पेमेंट सारे डेट्स की? ये कंसेप्ट है दो। राइस की बुक का रेफरेंस भी मौजूद है आपके सामने, आईकैप की बुक का रेफरेंस भी मौजूद है। चैप्टर 6 में एक कंसेप्ट डिस्कस हुआ आईकैप की बुक में, और एक कंसेप्ट चैप्टर 7 में डिस्कस हुआ है। असाइनमेंट भी नोट कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे एंड पे टाइम बचे तो इस असाइनमेंट को हम क्लास में ही डिस्कस कर लें। आपने घर जाके एक दफ़ा इसको पास पेपर के खासतौर पे जो क्वेश्चन उनको रिटन फॉर्म में भी अटेम्प्ट करना होगा। और खासतौर पे जो आपकी आज की होम असाइनमेंट है ना वो है MCQs। आपको पता है कि हर चैप्टर के एंड पे फिर हम MCQs को अटेम्प्ट करते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपने MCQs को भी अटेम्प्ट करना है। राइस की बुक यूज़ कर रहे हैं, राइस की बुक से आईकैप की बुक यूज़ कर रहे हैं, तो उस बुक से आपने इन MCQs को अटेम्प्ट करना होगा। क्लियर जी? अब बुक, हाँ अच्छा, बुक जो है वो फाइनल करके मैंने पब्लिशिंग के लिए भेज दी हुई है। ठीक है, वो परसों रात को मैंने सेंड कर दी थी। उन्होंने कमिट किया कि मंडे को अवेलेबल होगी लाहौर में, और उसके बाद 2 से 3 दिन में बाकी सिटीज़ में अवेलेबल होगी। तो नहीं, वॉल्यूम अभी ये नोट आईकैप वाला यानी वॉल्यूम 1 है, उसमें आईकैप के सारे कंसेप्ट्स होंगे, आईकैप की सारी इलस्ट्रेशन, आईकैप की सारी केस स्टडीज़ वगैरह, जो भी आईकैप की बुक में जो जो चीज़ मौजूद है वो सारी वॉल्यूम 1 में मौजूद होगी। वॉल्यूम 2 ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा केस स्टडीज़ उसमें होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहते हैं, अगर उनके पास टाइम है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो फिर वॉल्यूम 2 भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, लेकिन वो बाद में, पहले वॉल्यूम 1। और वॉल्यूम 1 इन इट सेल्फ कंप्लीट पैकेज है। अगर आप वॉल्यूम 1 बाय करते हैं, वॉल्यूम 2 बाय करना लाजमी नहीं है।
वो सिर्फ उस सूरत में अगर आपने वॉल्यूम 1 के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद मजीद आप समझते हैं कि जी हमें कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए केस स्टडीज़ वगैरह की, फिर वॉल्यूम 2 यूज़ करें, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपके पास टाइम है तो वॉल्यूम 2 भी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम बहरहाल कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ क्वेश्चन हम क्लास में टेस्ट वगैरह के ज़रिए से आप तक आपके साथ शेयर कर लें, ताकि आप भी जो स्टूडेंट्स वॉल्यूम 2 बाय नहीं करेंगे उनको भी उसकी जो अच्छी प्रैक्टिस है वो पहुँचती रहे। बहरहाल चलिए, ये कंसेप्ट समझ आ गया, आज के असाइनमेंट भी नोट कर लिया आपने। अब चलते हैं कंसेप्ट्स की तरफ। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। अगर किसी पार्टी ने अपना प्रॉमिस, अपना वादा टाइम पे, ड्यू डेट पे पूरा नहीं किया, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये डिपेंड करता है टाइम एसेंस है या टाइम एसेंस नहीं है। एसेंस मीन्स एसेंशियल चीज है, एसेंशियल है कि नहीं है, या क्रिटिकल है कि नहीं। कुछ एग्रीमेंट क्रूशल है कि नहीं। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें टाइम क्रिटिकल होता है, क्रूशल होता है, एसेंस होता है। एसेंस का मतलब क्या है कि उस प्रॉमिस का एग्री टाइम पे परफॉर्म होना या प्रॉपर टाइम पे परफॉर्म होना जरूरी होता है। और कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनमें टाइम एसेंस नहीं है। जिन एग्रीमेंट्स में टाइम एसेंस नहीं है उनमें लाजमी नहीं होता कि एग्रीमेंट परफॉर्मेंस जो है, प्रॉमिस, वो ड्यू डेट पे ही परफॉर्म किया जाए। हालांकि होना यही चाहिए कि जो डेट एग्री की है उसी पे परफॉर्म हो, लेकिन अगर उस डेट पे परफॉर्म ना भी हो तो भी ज्यादा मसला नहीं होता। ठीक है, टाइम एसेंस और टाइम नॉट, दोनों में फर्क समझ आया? फिर समझाने के लिए हमें कुछ मजीद एग्जांपल्स दे रहा है। कह रहे आपको कैसे पता चलेगा टाइम एसेंस है कि नहीं? केस स्टडी में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन में क्लियरली उसने बताया होगा कि पार्टीज के दरमियान में एग्री हुआ, टाइम एसेंस है या टाइम एसेंस नहीं है। पार्टीज के दरमियान में एग्री हुआ। अगर पार्टीज के दरमियान में एग्री नहीं हुआ ना, तो फिर आपने नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से, नेचर ऑफ द एग्रीमेंट से अंदाजा लगाना है कि टाइम एसेंस है कि नहीं। अगर नेचर ऑफ द एग्रीमेंट से आपको लग रहा हो कि इस एग्रीमेंट का एग्रीड टाइम पे परफॉर्म होना लाजमी था, तो फिर इसका मतलब है टाइम एसेंस है। अगर उस डेट पे परफॉर्म ना किया जाए प्रॉमिस को, तो फिर इससे कोई इंजरी हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है जानी या माली किसी पार्टी को, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें टाइम एसेंस है। जैसे फर्ज कीजिए हमने एक बंदे को ऑर्डर किया कि 500 पाकिस्तान के झंडे, फ्लैग्स 500 हमें डिलीवर करें 5 अगस्त को। 5 अगस्त उसने हमें डिलीवर किए 15 अगस्त को। बताइए इसमें टाइम एसेंस है कि नहीं? टाइम एसेंस है, क्योंकि उसके बाद हमारे किसी काम का नहीं। अच्छा, अगर एग्रीमेंट में तय पा गया, फिर तो जो भी एग्रीमेंट में तय पाया वो टाइम एसेंस होगा उसमें। लेकिन असल मसला तब आता है स्टूडेंट को जब वो क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखता टाइम एसेंस है। हमें नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से अंदाजा लगाना पड़ता है। एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दूसरी एग्जांपल, बर्थडे केक वाली। अगर ऑर्डर ये दिया गया हो कि इस डेट के ऊपर आपने बर्थडे केक डिलीवर करना है, टाइम एसेंस है कि नहीं? ईद पे हमने कपड़े सिलवाए दर्जी से और एग्री हुआ कि चांद रात पे वो हमें कपड़ों की डिलीवरी देगा, टाइम एसेंस है कि नहीं? बिल्कुल है। ये क्लियर हो गया? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम एसेंस होता है, कुछ में। अब अगर फर्ज कीजिए आम दिनों में आप दर्जी को कपड़े देते हैं, ठीक है, और वो आपको कहता है कि जिस डेट पे आके ले जाइएगा, और वो ड्यू डेट पे डिलीवर नहीं कर पाता, इसमें टाइम एसेंस नहीं है। अनलेस कि आपने एग्री कर दिया गया हो कि भाई ये मेरे कजन की शादी है, इस डेट को, उस पर मैंने कपड़े पहने, तो इस डेट से पहले पहले कर लेना। अगर एग्री कर लिया हो ना पार्टीज ने, फिर तो हमने नेचर की तरफ जाना ही नहीं है, फिर तो हमने कहना टाइम एसेंस है। लेकिन अगर एग्री नहीं हुआ तो हमने नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से अंदाजा लगाना है कि आप नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें टाइम एसेंस होगा कि नहीं। बस ये 2-3 एग्जांपल मैंने जो दी ये काफी है, अपने ज़हन में रखिएगा। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, नोट्स में कोई उसने एग्जांपल दी होगी, एग्जांपल्स काट दीजिए। एग्जांपल्स है इन कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ गुड इज कंसीडर्ड एसेंस, ये काट दीजिए। ये पहले हुआ करती थी, लेकिन अब एग्जांपल आई कैप जो ये वाला इसमें नहीं है, तो हमने भी फिर इसको इंक्लूड कर दिया। आपको बताया था ना कि जब आई कैप की बुक आ जाएगी उसके साथ अगर कोई कमी बेशी होती है तो मैं आपको बता दिया करूंगा। तो इसमें जो एग्जांपल्स है ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 के नीचे व्हाट इज व्हेन इज टाइम एंड एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसके नीचे एग्जांपल है इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स वाली, ये डेड लाइन काट दीजिए। अच्छा, आप मुझे बताइए, फर्ज कीजिए एक हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, और ऑर्डर दिया और तय ये पाया कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो सुबह 9 बजे वो पार्टी डिलीवर कर देगी। पार्टी एग्रीड टाइम पे, एग्रीड डेट पे डिलीवर नहीं करते, टाइम एसेंस है कि नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में? टाइम एसेंस है, क्योंकि इसमें अगर नॉन डिलीवरी होगी तो उससे इंजरी हो सकती है दूसरी पार्टी को, उसकी जान का मसला है। तो अभी तक की सारी डिस्कशन में हम इस नतीजे पे पहुंचे कि कुछ एग्रीमेंट्स में टाइम एसेंस होता है, कुछ में एसेंस नहीं होता।
अब वो कहते हैं अगर ड्यू डेट पे किसी पार्टी ने प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया ना तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज डिपेंड करते हैं टाइम एसेंस था कि नहीं था। अगर टाइम एसेंस था तो फिर जो एग्रीव्ड पार्टी है यानी प्रोमिसी उसके पास ऑप्शन है क्या, ये एग्रीमेंट उसके लिए वाइडेबल है। वाइडेबल का मतलब क्या, चाहे रिसेंड करे चाहे एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अगर वो रिसेंड करे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर सकते हैं, अगर रिसेंड करे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा, चाहे वाइडेबल है ना, वाइडेबल में दो ऑप्शन होती है, चाहे एक्सेप्ट कर ले चाहे रिसेंड कर ले। इन एनी केस इस एग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन है कि जो इसका नुकसान हुआ है वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन, किस चीज की कंपनसेशन, डिले होने की वजह से जो नुकसान हुआ होगा इसको, जो इंजरी हुई होगी इसको, ठीक। प्रोवाइडेड नोटिस इज गिवन एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्ट किया तो क्या फिर कंपनसेशन मिलेगी, फिर भी कंपनसेशन मिलेगी। अगर आपने एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस को देखिए, थोड़ा कंसेप्चुअली सोचिए। मैंने एक पर्सन से कहा कि मुझे कुछ एसी चाहिए ड्यू डेट पे, एसी चाहिए मुझे ड्यू डेट के ऊपर, और कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये तय कर लिया कि टाइम एसेंस होगा 20 तारीख को। वो पार्टी 20 की बजाय 30 तारीख को एसी लेके आई, टाइम एसेंस था। मेरे लिए एग्रीमेंट क्या है, मैं चाहूं, वाइडेबल का मतलब है चाहूं तो मैं 30 तारीख को ये डिलीवरी एक्सेप्ट करूं चाहे रिजेक्ट कर दूं। अगर मैं रिजेक्ट कर दूं तो मुझे बताइए मैं कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूं कि नहीं। मुझे नुकसान हुआ ना 10 दिन का, हो सकता है मैंने 20 तारीख को जरूरी था तो मैंने मार्केट से हाई रेट के ऊपर एसी खरीद ली हो। अगर मैं रिजेक्ट करता हूं फिर भी कंपनसेशन क्लेम करूंगा, और अगर मैं फर्ज कीजिए एसी एक्सेप्ट कर लेता हूं फिर भी नुकसान तो फिर भी मेरा हुआ होगा ना, कंपनसेशन फिर भी मैं क्लेम कर सकता हूं। लेकिन शर्त यह है कि एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस मुझे नोटिस देना पड़ेगा कि भाईजान आपकी लेट डिलीवरी में एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब ना समझिएगा कि मैंने आपकी लेट डिलीवरी को रेटिफाई कर दिया है, नहीं, एक्सेप्ट कर रहा हूं लेकिन जो डैमेजेस जो मेरा नुकसान हुआ है वो आप कंपनसेट करेंगे। नोटिस ऑफ कंपनसेशन देना जरूरी है, खास तौर पे एक्सेप्ट करते हुए, जब आप लेट डिलीवरी एक्सेप्ट करें। तो बताइए अगर टाइम एसेंस है और पार्टी हमें लेट डिलीवरी देती है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए क्या है, वाइडेबल, हम चाहे तो एक्सेप्ट करें लेट डिलीवरी चाहे ना करें। इन एनी केस हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पे अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं हम तो एक्सेप्टेंस के वक्त हमें नोटिफाई करना पड़ेगा। अगर हमने एक्सेप्टेंस कर ली चीजों की लेकिन उसे नोटिफाई नहीं किया कि हम आपसे कंपनसेशन लेना चाह रहे हैं, डैमेजेस क्लेम करें, तो फिर बाद में कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? अगर सिलेंडर नहीं पहुंचा तो वो कैसे कंपनसेट करेगा, वो हो सकता है हमने हाई रेट के ऊपर कहीं और से ले लिया हो, वो तो मैंने एग्जांपल दी ना आपको कि कॉन्ट्रैक्ट किस वक्त वो हमारा एसेंस है टाइम में, वरना नॉर्मली आपको पता है बिजनेस लाया तो उसमें वो एग्जांपल सेल परचेज वाली देता है, ये वाली एग्जांपल दे दे। टाइम इज नॉट एसेंस, अगर टाइम एसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, यानी इसका मतलब ये हुआ टाइम एसेंस नहीं है और लेट डिलीवरी हुई, 30 तारीख को मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं लेट डिलीवरी को एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि टाइम एसेंस नहीं। लेकिन बहरहाल ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि मेरे साथ हुई जाती है, 10 दिन मुझे सामान डिले मिला, लेट मिला है, तो हो सकता है मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गया हो, तो कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूं मैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूं मैं, ठीक है। लेकिन यहां पे उसने बताया नहीं, लेकिन यहां पे भी सेम रूल कि मुझे एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। तो बताइए इन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, टाइम इज एसेंस और टाइम इज नॉट एसेंस। वाइडेबल का, कंपनसेशन का फर्क नहीं है, कंपनसेशन दोनों जगह पे मौजूद है। वाइडेबल का टाइम इज नॉट एसेंस तो वाइडेबल नहीं है, टाइम इज एसेंस वाइडेबल। क्लियर? ठीक। अच्छा, इसका मतलब यह है अगर टाइम एसेंस है और पार्टी लेट डिलीवरी देती है, हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर उस सूरत में यह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आपको बताया था ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और नॉन परफॉर्मेंस ऑन टाइम में फर्क है। नॉन परफॉर्मेंस ऑन टाइम में चूंकि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर पार्टी उसको रिसेंड कर दे तो फिर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा, लेकिन अगर पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा। तो ये दोनों में फर्क जाएगा क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दोनों ऑप्शंस को पढ़ लिया जी। जब रिसेंड करेंगे बिल्कुल उस टाइम भी, जब रिसेंड करें तो उस टाइम नोटिफाई करना लाजमी नहीं है, क्योंकि आपका रिसेंड कर देना इस बात का सबूत है हाँ कि आप कंपनसेशन चाहते हैं, अब आपके लिए एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, सिंपल कंसेप्ट था, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सिर्फ आप जो स्किल है ना आप में वो ये है कि पहचानना है कि कब टाइम एसेंस है और कब नहीं है।
ICAP की पास पेपर की केस स्टडी में नॉर्मली वो बता दिया करता है कि टाइम एसेंस है, हमें नेचर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने आपको बता दिया। कुछ हम प्रैक्टिस भी करेंगे एग्जांपल्स की, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि अगर फर्स्ट कीजिए हमसे ये कंसेप्ट टेस्ट करता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस है कि नहीं, हम उसको बाय नेचर भी इवेल्युएट कर सके। लेकिन एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है कि पार्टी एग्री कर चुकी है टाइम एसेंस होगा या टाइम एसेंस नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ये भी बहुत आसान कंसेप्ट है, आज के दोनों कंसेप्ट आसान है। एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ लीजिए, जिसने मतलब समझ लिया उसके लिए कंसेप्ट इजी हो गया। एप्लीकेशन टू डेट, एप्लीकेशन टू डेट। फर्ज कीजिए मैं ट्रेडर हूं, ये मुझे माल सप्लाई करते हैं भाई, मैंने 1 जनवरी को इनसे 10,000 का माल उठाया, फिर उसके बाद 12 जनवरी को 15,000 का, और फिर इसके बाद 25 जनवरी को 7,000 का। ये टोटल हो गया 32,000। मैंने इनको चेक भेजा 5,000 का, 5,000 का चेक भेजा। इसकी पेमेंट समझी जाएगी, इस वाली डिलीवरी की पेमेंट समझी जाएगी, या लास्ट वाली की? इसी का जवाब लाने दिया। तरतीब से चलें। सबसे पहले इफ डेटर स्पेसिफाई, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? एप्लीकेशन या एलोकेशन टू डेट्स, कि जो आपने पेमेंट की है, आपके प्रीवियस कई डेट्स थे, आपने पेमेंट, अगर तो एक ही डेट था फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, फिर तो है जो पेमेंट किया उसी डेट की है। लेकिन अगर पास्ट में बहुत से, ये हर एक अलग डेट इसको बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, क्योंकि आपने ये भी आपकी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी। अगर पास्ट में बहुत से वेरियस डेट्स हैं और आप एक सिंगल पेमेंट भेजते हैं, तो वो सिंगल पेमेंट किस डेट की समझी जाएगी? ये क्वेश्चन है जिसको ये आंसर कर रहा है। इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट या एलोकेशन ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। लॉ ने नाम एप्रोप्रिएशन। इस 5,000 को किस डेट में एप्रोप्रिएट किया जाएगा? लॉ कहते हैं, सबसे पहले लॉ कहता है ये डिपेंड करता है अगर डेटर ने स्पेसिफाई किया हो। अच्छा, डेटर कौन होता है? जिसने पैसे देने हैं कि जिसने लेने हैं? मैंने इनको चेक दिया, मैं डेटर हूं कि क्रेडिटर? डेटर। याद रखें, मैं डेटर हूं, तो इसका मतलब है जो बंदा पेमेंट कर रहा है, जिस बंदे ने पेमेंट भेजी है, अगर वो पेमेंट के साथ स्पेसिफाई कर दे कि सर जी ये जो 5,000 है 12 जनवरी वाले डेट की पेमेंट है, तो फिर एप्रोप्रिएशन किस डेट की होगी? 12 जनवरी वाले की। और अगर मैंने कह दिया 25 जनवरी वाले की होगी, अगर मैंने कह दिया 1 जनवरी वाले की होगी। ठीक, 10,000 का चेक भेजा, 10,000 का चेक भेजा मैंने, और बता दिया कि 25 जनवरी और 12 जनवरी का एलोकेशन होगी, तो एलोकेशन कैसे होगी? 25 जनवरी का 7,000 निकल गया, 12 जनवरी का 3,000 निकल गया। क्लियर? अच्छा, अगर मैंने बता दिया कि 10,000 का चेक है, ये 1 जनवरी वाली पेमेंट है। अच्छा, आपको पता है लॉ चीजों को दोनों तरीकों से लेके चलता है, एक्सप्रेस भी और इंप्लाइड भी। अभी तो मैंने एक्सप्रेस इंटीमेशन दी इनको, अब सुनेगा इंप्लाइड इंटीमेशन की एग्जांपल। मैंने 10,000 का चेक दिया और उसके पीछे लिख दिया, या यूं कह ले 10,000 का नहीं 17,000 का चेक दिया। कितने का चेक दिया? और उसके पीछे लिख दिया ब्रैकेट में 10,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 17,000। चेक के पीछे लिख दिया, या चेक के साथ कोई पेज अटैच किया उस पर लिख दिया और इसको भिजवा दिया। बताइए मैंने इनको इंटीमेट किया है कि नहीं किया? किया। हालांकि एक्सप्रेस इंटीमेशन नहीं है, लेकिन क्या ये इंप्लाइड इंटीमेशन है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई ये जो 17,000 है, 10,000 की पेमेंट और 7,000 की पेमेंट, तो ये भी इंटीमेशन समझी जाएगी। तो पहला असूल, अगर पेमेंट भेजता है डेटर और डेटर ने स्पेसिफाई कर दिया, तो जिस डेट को स्पेसिफाई कर दिया उसकी, मैंने अगर कहा कि 10,000 वाली, ये नहीं कह सकते नहीं नहीं 7,000 वाली पेमेंट होगी, 10,000 वाली होगी। आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो सारे देने हैं ना, 32 का 32,000 ही देना है, तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये वाला डेट नहीं, ये वाला डेट? इसलिए कि कुछ डेट्स ऐसे होते हैं जो टाइम बार्ड होते हैं, टाइम बार्ड होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है कि ये अगर पहले वाला डेट फर्ज कीजिए 4 साल पुराना है, मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दी और मैं ये कहना बताना भूल गया कि ये इस वाली की पेमेंट है, तो लॉ क्या कहता है भला? लॉ कहता है अगर डेटर ने स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो फिर क्रेडिटर की मर्जी है। इफ डेटर डज नॉट स्पेसिफाई कि मैं जो पेमेंट भेज रहा हूं किस डेट का डिस्चार्ज होगा, तो फिर क्रेडिटर की मर्जी है, एज क्रेडिटर विश। क्रेडिटर चाहे, क्रेडिटर कौन है हम दोनों में? हाँ, जिसको पैसे मिल रहे हैं, जिसने मुझे उधार माल दिया हुआ है,
इसकी मर्जी, ये चाहे तो टाइम बार डेट को भी क्लियर करवा सकता है, टाइम बार डेट को भी क्लियर, लेकिन डिस्प्यूटेड डेट की क्लियरेंस नहीं हो सकते। यानी फर्ज कीजिए 3 डेट थे, उनमें से इसका झगड़ा चल रहा है, ये डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड समझते हैं? इन्होंने मुझे माल भेजा, माल टूटा हुआ था, मैंने कहा भाई ले जाओ माल टूटा, इसने कहा नहीं आपके बंदों ने तोड़ा। मैं कह रहा हूं मैंने तुम्हारा ये 10,000 नहीं देना, ये कह रहे देना। अब डिस्प्यूटेड है, ये आर्बिट्रेशन में चला गया या कोर्ट में चला गया। आर्बिट्रेशन और कोर्ट में फर्क समझते हैं ना? कोर्ट का मतलब अदालत में चला, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या? आर्बिट्रेट पार्टी जो होती है बाजू का कौंसल वगैरह जैसे पंचायत वगैरह होती है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, शाबाश, ये डिस्प्यूटेड डेट है। मैंने इनको चेक भेजा 15,000 का और स्पेसिफाई कर दिया ये 12 जनवरी की पेमेंट है, तो ये किसकी पेमेंट है? क्या ये कह सकते हैं नहीं 10,000 पुरानी है और 5,000 इसकी है? ये पहले वाला केस। अगर मैंने 15,000 का चेक तो इनको भेजा, लेकिन ये बताना भूल गया कि किस डेट की पेमेंट है, तो बताइए क्या ये इस 15,000 को इस डेट की पेमेंट समझ सकते हैं? ये डिस्प्यूटेड डेट, डिस्प्यूटेड है। इसकी पेमेंट समझ सकते हैं? इसकी पेमेंट समझ सकते हैं? अच्छा फर्ज कीजिए ये अगर टाइम बार डेट है, टाइम बार डेट, टाइम बार यानी है डेट, दोनों पार्टीज को पता है, लेकिन वक्त गुजर चुका है, 3 साल गुजर चुका है, लीगली रिकवरी नहीं हो सकती, टाइम बार डेट है 15। क्या अब ये समझ सकते हैं कि ये डेट ये पेमेंट इस डेट की रिकवरी है? ये कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया ये पेमेंट किस डेट की है, तो क्रेडिटर की मर्जी है जिस मर्जी डेट में एलोकेट कर दे। हाँ, डिस्प्यूटेड डेट की एलोकेशन नहीं कर सकता। क्या टाइम बार्ड की कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये क्लियर? अगर डेटर ने स्पेसिफाई कर दिया तो जो स्पेसिफाई किया वो, अगर डेटर ने स्पेसिफाई नहीं किया क्रेडिटर की मर्जी है जिस मर्जी डेट में एडजस्ट करवा ले, लेकिन कौन से डेट में एडजस्टमेंट नहीं हो सकती? डिस्प्यूटेड में। तीसरी, अगर क्रेडिटर, डेटर ने स्पेसिफाई नहीं किया, क्रेडिटर ने भी स्पेसिफाई नहीं किया, यानी क्रेडिटर ने भी चुप करके पैसे रख लिए, मुझे ये इतला नहीं थी सर आपकी जो पेमेंट थी ना मैंने इस में एडजस्ट कर लिया, ये मुझे इतला नहीं दी, मैंने भी चुप करके पेमेंट कर दी, इन्होंने चुप करके पेमेंट रख ली। अब ये किसकी पेमेंट समझी जाएगी? लॉ कहता है ये पेमेंट समझी जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी जो सबसे पुराना डेट है वो पहले रिकवर होगा। फिर उसके जैसे मैंने 15,000 दी है, 15,000 दिए, तो अगर फर्ज कीजिए ये चीजें नहीं है, डिस्प्यूटेड नहीं है, ना मैंने मेंशन किया किस डेट की पेमेंट है, ना इन्होंने एलोकेशन की, अब बात लॉ के ऊपर आ गई। लॉ क्या कहता है कैसे एलोकेशन होगी? ऑर्डर में, यानी 10,000 ये क्लियर हो जाएगा, 5,000 ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शाबाश, वो जो काउंटिंग में पढ़ते थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन इस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में डिस्प्यूटेड डेट नहीं एडजस्ट करना, टाइम बार्ड कर सकते हैं। देखिए उसने एरो बनाया, ये एरो बनाने का मतलब क्या है कि वही रूल जो यहां पे है ना वही रूल इधर भी होगा, यानी डिस्प्यूटेड डेट एडजस्ट नहीं कर सकते, टाइम बार्ड कर सकते हैं। और अगर बाजू का डेट्स के साथ मार्कअप भी तो ड्यू होता है, अगर डेट्स और मार्कअप दोनों ड्यू हैं तो फिर पहले मार्कअप एडजस्ट होगा बाद में डेट होगा। अब मुझे बताइए, हमने बैंक ए से लोन लिया, एक लोन लिया 10 लाख का, एक लोन लिया 15 लाख का, और उनको पेमेंट भेज दी 5 लाख की। हमने मेंशन नहीं किया किस डेट की पेमेंट है, बैंक की मर्जी है। और अगर बैंक भी एलोकेशन नहीं करता तो फिर जो पहले वाला डेट था वो, और अगर 3 लाख का इंटरेस्ट ड्यू है, दोनों लोन एग्रीमेंट्स में 3 लाख का इंटरेस्ट ड्यू है, तो पहले दोनों का इंटरेस्ट सेटल होगा, बाद में जो 2 लाख बचा है ये पहले वाले डेट की सेटलमेंट होगी। क्लियर हो गया? क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सिंपल कंसेप्ट। जी जी, अगर डेटर स्पेसिफाई ना करे किसकी मर्जी चलेगी? क्रेडिटर चाहे जो मर्जी एलोकेशन कर ले। क्या टाइम बार डेट की एलोकेशन कर सकता है क्रेडिटर? क्या डिस्प्यूटेड डेट की कर सकता है? क्लियर? ये क्लियर? अगर क्रेडिटर ने भी एलोकेशन नहीं की, अब किसकी मर्जी चलेगी? लॉ की। लॉ क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला डेट है वो पहले सेटल होगा, लेकिन इसमें भी सेम रूल है इधर वाला, यानी अगर डेट सेटल करते हुए डिस्प्यूटेड डेट आया उसकी सेटलमेंट नहीं होगी, उसको एलोकेशन नहीं होगी। टाइम बार डेट आ गया उसकी एलोकेशन हो जाएगी। और अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ओवरड्यू हैं, दोनों ड्यू है, तो पहले सारा इंटरेस्ट होगा सेटल, फिर उसके बाद प्रिंसिपल होगा।
क्लियर जी मेरे भाई? 15, अच्छा अगर ओके 15,000 का चेक भेजा और उसने कहा टोटल से नेट कर दो, तो इसका मतलब ये है कि उसने एलोकेशन नहीं की। अगर मैं 15,000 का चेक भेजता हूं और उन्हें कहता हूं भाई बाकी 17,000 है क्या हमारा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं पेमेंट तो कर रहा हूं, एलोकेशन नहीं कर रहा। वो उसकी मर्जी, क्रेडिटर की मर्जी आ जाएगी। ठीक है जी, एक ही डेट है और वो डिस्प्यूटेड, तो इसका मतलब है वो उसी की एलोकेशन मैं दे रहा हूं उसको, फिर तो मतलब उसी की एलोकेशन होगी ना। चलिए अब ऐसा करते हैं, अब हम चलते हैं। देखें कंसेप्ट्स काफी हद तक समझ आ गए होंगे, लेकिन आपको पता है लॉ का रूल है ये, जब तक केस स्टडी सामने नहीं आती, आप केस स्टडी सॉल्व नहीं करते ना, तब तक कंसेप्ट सही तरीके से ज़हन में बैठता नहीं है। कंसेप्ट को बैठने के लिए कोई ना कोई एग्जांपल लाजमी चाहिए होती है, एग्जांपल के बगैर कोई लॉ का कंसेप्ट हमारे ज़हन में नहीं बैठता। इसीलिए अब हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल्स आपके सामने होंगी, रीड कर ली। आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रीड कर लीजिए इसको जी, पॉज कीजिएगा। चलिए ओके, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन 20, ये ऊपर राइस की बुक का क्वेश्चन नंबर होता है, नीचे आपको पता है आई कैप का क्वेश्चन। अदील ऑर्डर्ड यम बेकर्स फॉर ए बर्थडे केक टू बी डिलीवर्ड ऑन 22 फरवरी। इस टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए हालांकि पार्टी ने एग्री नहीं किया, लेकिन क्या नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से आपको अंदाजा हो रहा है कि इसका टाइम पे डिलीवर होना लाजमी है, वरना उस पार्टी को नुकसान हो जाएगा। करेक्ट, इसमें टाइम एसेंस है। नेक्स्ट 22, अस्मा ए सिंगर एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बाबर द मैनेजर ऑफ ए थिएटर। आपको बताया था ना लॉ में सबसे ज्यादा जो एग्जाम, एक वो घोड़े वाली एग्जांपल है और एक सिंगर वाली एग्जांपल। The manager of a theatre to sing at his theatre 2 nights in every week for the next 2 months. Babar agrees to pay her ₹100 for each performance. इनके दरमियान टर्म्स एंड कंडीशन तय पाई। On 6 nights, Asma willfully absents herself from the theatre. What option do Babar have in this situation? Agreement, अब देखें नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट voidable है at the option of Babar। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताइए, बाबर voidable है, अगर बाबर इसको रिसेंड कर देता है, वाइडेबल में दो ही बातें होंगी ना, या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। अगर बाबर रिसेंड कर देता है उसके पास क्या राइट है, डैमेजेस कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। और अगर बाबर एक्सेप्ट कर लेता है, 7th नाइट सिंगर आए और बाबर उसे अलाउ कर दे, इसका मतलब है बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? यस, अगर एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस वो नोटिफाई कर दे। क्लियर? अच्छा यहां पे एक अगला कंसेप्ट, अगर 7th नाइट वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है, क्या 8th नाइट में थिएटर का जो मैनेजर है उसका माइंड चेंज हुआ, उसने कहा नहीं, इसने एक दफा जो पहले विलफुली एब्सेंट हुई थी तो मैं इसके साथ एग्रीमेंट रिसेंड कर देता हूं। एक्सेप्टेंस के बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। शाबाश, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। बी, आजम एग्री टू डिलीवर 20 बुक्स टू बाबर ऑन 12th May 2011 इन विच डिलीवरी टाइम वाज इंपॉर्टेंट। ये उसने क्यों लिखा है? ये हमें बता रहा है टाइम एसेंस है। मैंने आपको बताया था अक्सर केस स्टडीज में एग्जाम लेवल की वो खुद से बता देता होता है। टाइम वाज इंपॉर्टेंट एज बुक्स वर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्जीबिशन। आजम फेल टू डिलीवर बाय दैट टाइम, व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू बाबर? वाइडेबल, ये सारा वाइडेबल है। अगर वो इसको रिसेंड कर दे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, अगर एक्सेप्ट कर ले लेट डिलीवरी तो भी क्लेम कर सकता है, लेकिन उसे नोटिफाई करना पड़ेगा टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। बी में कोई इशू? Next 23, Azam promises to deliver a car to Babar on 1st May. Azam delivers it on 9th May. Is Babar liable to accept the delivery? उसने बताया नहीं हुआ। अरे एक मिनट हरे, क्या उसने पार्टीज ने एग्री किया टाइम एसेंस है कि नहीं? टाइम हर एग्रीमेंट में होगा, एसेंस है कि नहीं ये वेरी करता है। टाइम होने का ये मतलब नहीं है कि एसेंस भी होगा लाजमी। टाइम एग्री हुआ है, देखिए टाइम तो हर एग्रीमेंट में होगा, कुछ एग्रीमेंट्स में टाइम एसेंस होता है, कुछ में नहीं होता। तो एग्री उन्होंने किया 1st मई को डिलीवर होगी चीजें, लेकिन टाइम एसेंस है कि नहीं ये डिपेंड करेगा पार्टी ने एग्री किया है कि नहीं। और चूंकि पार्टी ने एग्री नहीं किया उसमें नेचर, आपके ख्याल में जो गाड़ी की डिलीवरी है क्या, और इसी फैक्ट्स के अंदर रहते हुए बताएं, इसी फैक्ट्स के अंदर क्या ये लग रहा है टाइम एसेंस है? नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये डिलीवरी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हाँ एक्सेप्ट लाजमी करेगा, लेकिन लेट होने की वजह से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख लें, वो स्टूडेंट ने हाईलाइट किया तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि टाइम लिखा होने का मतलब ये नहीं कि टाइम एसेंस है। टाइम होना एक अलग चीज है
और टाइम एसेंस ना होना एक अलग चीज है। टाइम होना ना होना अलग चीज है और टाइम का एसेंस होना ना होना अलग चीज है। टाइम लिखा होने का ये मतलब, देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिखा हुआ है, लेकिन क्या एसेंस है कि नहीं ये नहीं लिखा हुआ। ये हमने फिर डिसाइड करना है, ठीक है, ये हमने डिसाइड करना है। जी जी हाँ बिल्कुल। इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में अहम चीज ये है, एग्रीमेंट वॉइडेबल नहीं है उसके लिए। हाँ, यानी बाबर गाड़ी की डिलीवरी एक्सेप्ट करेगा, वॉइडेबल नहीं है क्योंकि टाइम एसेंस नहीं है। हाँ, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अगर टाइम एसेंस होता इस केस में, उसने कहा होता उसे कि भाई मुझे 1 तारीख को चाहिए, टाइम एसेंस है, टाइम एसेंस है, अगर ये लिखा होता, फिर अगर लेट डिलीवरी होती तो वॉइडेबल होता था। किसी एक जगह पे, पता नहीं मुझे पास्ट पेपर में किस जगह पे, ये भी एग्जांपल है कि उसने एग्री किया इस डेट के ऊपर डिलीवरी करनी है और बता दिया साथ में टाइम एसेंस है गाड़ी की। जी नहीं, वो तो जाहिर है हर एग्रीमेंट में पार्टीज एग्री होंगी। नहीं, ड्यू डेट एग्री करती है, टाइम, हाँ, यानी डेट से एग्री। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, टाइम तो हर एग्रीमेंट में होगा तकरीबन, अगर जिसमें नहीं है उसमें हम रीजनेबल, आपको पता है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया था। टाइम एसेंस है कि नहीं ये एक अलग चीज है। टाइम एसेंस की कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, हाँ ये पॉइंट ठीक है। एक मिनट है, मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूं। क्या एग्रीमेंट्स में जब बाइंग या सेलिंग की बात हो रही होगी किसी भी चीज की, टाइम एग्री होगा कि नहीं होगा, इससे एग्री करते हैं। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिन पे ड्यू डेट पे डिलीवरी करना इतना अहम होता है कि उसके बाद वो चीज किसी काम की रहती नहीं है, और कुछ केसेस में ड्यू डेट पे डिलीवरी ना हो तो पार्टी को नुकसान तो होता है, लेकिन वो चीज फिर भी बहरहाल काबिल इस्तेमाल रहती है। ये बात समझ आ रही है आपको? दोनों सूरतों में टाइम मेंशन होगा। लॉ ने दोनों सिचुएशन को सेपरेट किया है, क्योंकि वो कह रहा है जब आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया और वो चीज उसी डेट के ऊपर उस तक पहुंचना जरूरी थी, वरना उसके बाद उसके किसी काम की नहीं है, तो इसमें अगर लेट डिलीवरी की गई तो वो पार्टी रिजेक्ट कर सकती है, डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसे लॉ ने कहा टाइम एसेंस है, और अगर टाइम एसेंस नहीं है तो इसमें वो पार्टी रिजेक्ट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। जैसे फर्ज कीजिए अगर बर्थडे केक है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो हमने ड्यू डेट में मंगवाया, वो अगले दिन सुबह आया, क्या हमारे किसी काम का है? नहीं है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि बर्थडे केक ना होता, वो फिर अगले दिन उसने डिलीवर किया, तो मे भी अभी भी हमारे लिए यूजफुल हो, हम उसको अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में एग्रीमेंट हमारे लिए, पहले वाले केस में जब ड्यू डेट पे बर्थडे पे आना जरूरी था, उसमें टाइम एसेंस था, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, हम कहेंगे ले जाओ केक हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर टाइम एसेंस नहीं है तो फिर हमें डिलीवरी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, हाँ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। कार्ड डिलीवर कर लिया, वो 9 मई को डिलीवर करता है, अब ये उस पे है कि वो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, ऊपर चला दिया। इसमें प्रॉमिस ही नहीं करनी क्या कह रहा है भाई? ऊपर चला दिया ना, 2 दिन बाद चला लेगा तो एक्सेप्ट तो करेगा तो हाँ ऊपर से नहीं मैं बता कंसेप्ट ये देखें आप ना, नहीं मैं जैसे आपको सोचवा रहा हूं ना, आपने वैसे सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग सुन लें, टाइम होना ना होना एक अलग चीज है, टाइम एसेंस होना ना होना अलग चीज है। एक मिनट जी बताए हाँ ठीक समझ आ गया, बिल्कुल लिंक करवाया, बिल्कुल ठीक। आप ये समझना चाह रही हैं कि सर इस टाइम में कैसे पता चला टाइम एसेंस है कि नहीं? हाँ शाबाश, तो यूं पूछे नहीं आप ऐसे पूछ रहे थे, मैं नहीं समझ पा रहा था, वो इन्होंने मुझे हिंट दिया तो मुझे समझ लग गया कि ऐसा मसला क्या। बिल्कुल ठीक। ये 2 कंडीशंस हैं, जब एग्जाम में इनमें से या प्रैक्टिकली भी इनमें से एक कंडीशन भी पूरी हो जाए तो टाइम एसेंस होगा, वरना नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है? जब पार्टीज एग्री कर, अगर उन्होंने एग्री कर लिया होता ना तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती, हमारे 10 मिनट बच जाते। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में उसने कहा होता कि पार्टी ने एग्री कर लिया, ऐसे ही है, फिर तो आपका क्वेश्चन राइज ना होता ना, फिर तो आपको पता चल जाता कि टाइम एसेंस। एग्री नहीं किया, फिर कैसे डिसाइड करेंगे नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, आपको लग रहा है कि उसका ड्यू डेट पे परफॉर्म होना जरूरी है, ड्यू डेट के बाद चीजें काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगी,
उसके लिए कोई जरूरत, तो फिर ये टाइम एसेंस, फिर टाइम एसेंस है, क्योंकि ड्यू डेट से पहले आना जरूरी है। ठीक है। पर आपने कहा, ये साथ जो बैठी हैं, हाँ आपने इनसे कहा कि मुझे कैलकुलेटर तो दो, मैंने क्वेश्चन करना है। मैंने कहा अच्छा किस डेट को? आपने कहा कि 5 तारीख को। इसमें पार्टीज में एग्री तो नहीं हुआ, टाइम एसेंस है कि नहीं? हमने नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से अंदाजा लगाना है कि एसेंस ऐसे ही है। अगर तो आपका 5 तारीख से पहले पेपर है फिर टाइम एसेंस है, और अगर 5 तारीख से पहले पेपर नहीं है, मतलब आजकल के महीने चल रहे हैं, अभी 2-3 महीने पड़े हैं पेपर में, फिर टाइम एसेंस, क्योंकि 5 तारीख पेपर होने के बाद अगर कैलकुलेटर मिला तो वो तो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है। अच्छा अब इसमें, अब यहां पे थे, अब एग्जाम में तो उसने हमें नहीं बताया हुआ कि आपका पेपर है कि नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, क्या कैलकुलेटर एसेंस होगा? नॉर्मली हम क्या अज्यूम करेंगे कि आपका पेपर था या आपने रूटीन में होम असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन मांगा? नॉर्मल सिचुएशन, हालांकि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, नॉर्मली क्या अज्यूम करेंगे हम? होम असाइनमेंट करें, तो टाइम एसेंस नहीं है इसमें। एग्जैक्टली इसी तरह इस केस में सबसे पहले हमने देखा पार्टी ने एग्री किया था कि नहीं किया था, नहीं किया हुआ। फिर हमने दूसरा उसकी नेचर की तरफ गए। नेचर में नॉर्मली ये जो गाड़ी की डिलीवरी होती है इसमें टाइम एसेंस नहीं होता। मे भी किसी केस में हो भी सकता था, हो सकता है कि उसने यहाँ कोई काम करना होता, कोई अहम डिलीवरी, हाँ दूल्हे की गाड़ी होती है, हाँ टाइम एसेंस है, शाबाश, हम साले बड़ी अच्छी देते हैं आप। तो हमने नेचर से अंदाजा लगाया। क्लियर? आगे चलते हैं। अब अगले सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने हैं। ये मैं इतना समझाया तो मैंने वैल्यूएट भी का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? अलर्ट। आगे बी, Mahad promised to supply bricks to Nadeem on 4th May. Mahad delivers on 8th May. Nadeem accepts the delayed delivery. Can Nadeem claim damages? Provided, सिर्फ यस लिखेंगे, नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। If notice is given at time of acceptance. अच्छा वैसे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन कैसा, इसमें टाइम एसेंस था कि नहीं था? टाइम एसेंस नहीं था बिल्कुल, क्योंकि एग्री भी नहीं हुआ और नेचर भी ऐसे नहीं है, घर 4 दिन पहले और 4 दिन बाद किया। अब ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन आ गया, और पास्ट पेपर का क्वेश्चन हम थोड़ा अलर्ट हो जाए जरा। गोल्डन फूड्स जीएफ एग्री टू सप्लाई 2500 cans to रियाज ग्रोसरी स्टोर्स आरजीएस। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट द डेट ऑफ डिलीवरी वाज 31 अगस्त 2017। क्या डेट लिखने से कंफर्म हो गया टाइम एसेंस है? नहीं, डेट से कंफर्म नहीं। हाँ, however on due date of GF, on due date GF refused to supply the can. GF ने कहा मैं सप्लाई नहीं कर रहा can. Under the provisions of contract at 1870 discuss the rights of RGS in the above situation, assuming that time was the essence of the contract. Assuming, अब देखिए मैंने बताया था ना कि देखिए आई क्या आपका पास पेपर का क्वेश्चन और से बता दिया, लेकिन फर्ज कीजिए अगर वो ये लाइन ना लिखता, ये लाइन ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन थी। पहले या तो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे खुद जज कर लें टाइम एसेंस है कि नहीं, या दोनों ऑप्शन लिख दें। एग्जाम में बेहतर होता है कि दोनों ऑप्शंस लिख दें अगर उसने मेंशन नहीं किया और क्लियरली आपको भी अगर अंदाजा नहीं हो रहा। यहाँ पे बहरहाल उसने बता दिया टाइम एसेंस है, तो क्या ऑप्शन है उसके पास? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ आरजीएस प्लस डैमेजेस। अगर वो लेट डिलीवरी एक्सेप्ट करता है तो हाँ नोटिस देना पड़ेगा उसको एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। ये क्लियर है पार्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? B, what would be your answer to A above if GF supplied the cans on 12 September 2017 and RGS accepted the performance but suffered a loss on account of delayed supply? हाँ, ये जो हमने ऊपर वाली बात डिस्कस कर ली थी उसे नीचे लादा से पूछ ले, क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है प्रोवाइडेड नोटिस दे दे। ठीक है, नोटिस। इसमें हम वाइडेबल की बात नहीं करेंगे, बी में वाइडेबल की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बी में वाइडेबल की बात? वो कह चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो वाइडेबल, फिर तो वो एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, ऊपर वाले में करेंगे क्योंकि ऊपर वाले में उसने नहीं बताया था अभी एक्सेप्ट होगा। क्लियर? ये आगे चलते हैं। ब्रीफली डिस्कस टू विच डेट फॉलोइंग पेमेंट्स वुड बी अप्रोप्रिएटेड। अभी अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आ गया। आजम ओव्स टू बाबर अमंग अदर डेट्स द सम ऑफ ₹567। बाबर राइट्स टू आजम एंड, अब देखें अदर डेट्स भी हैं। बाबर राइट्स टू आजम एंड डिमांड्स पेमेंट ऑफ दिस सम। बाबर ने कहा मुझे 567 रुपए दो। आजम सेंड्स टू बी ₹567 क्योंकि जो उसने डिमांड किया था।
अच्छा लेकिन फर्ज कीजिए अगर आजम डिमांड ना करता और ये इसे 567 पे करता, तो फिर इसका मतलब क्या एलोकेशन होगी या कि नहीं हुई? एलोकेशन नहीं हुई, हालांकि अमाउंट सेम है, एलोकेशन नहीं हुई। हम किस वजह से इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये 567 वाले डेट की पेमेंट है? क्योंकि आजम ने डिमांड किया था मुझे ये पेमेंट दो भाई, और उसने एग्जैक्टली उसी अमाउंट को, इसका मतलब है आजम की डिमांड के ऊपर जो उसने डेट मांगा था उसकी पेमेंट हुई, तो उसी की एलोकेशन। बी, आजम owes बाबर among other debts rupees 1000 related to invoice number 27 which fall dues on the 1st June. He owes बाबर no other debt of that amount. इस अमाउंट का और कोई डेट नहीं है। On the 1st June आजम pays to बाबर rupees 1000. जी अदर डेट, अच्छा अमाउंट नहीं है, इस अमाउंट का नहीं है, इस अमाउंट का एक ही डेट है। क्या इसको समझा जाए कि ये इसी इनवाइस की पेमेंट है? इसका जवाब है स्पेसिफाइड। हाँ जी बिल्कुल, ये अब मर्जी है उस बंदे की जो रिसीवर है, क्रेडिटर है, कि वो जिस मर्जी डेट में एलोकेशन कर दे। नेक्स्ट सी, आजम ओव्स सेवरल डेट्स टू बाबर, वन ऑफ देम ऑफ रुपीज 100,000 इज टाइम बार्ड. Azam sends rupees 200,000 to Babar without indicating the debt which is to be appropriated. अब नहीं पहले टाइम बार डेटर ने, देखिए डेटर ने इंटीमेशन नहीं दी, अब क्या क्रेडिटर की मर्जी है, वो चाहे जिस मर्जी डेट के एलोकेशन कर दे। टाइम बार्ड की एलोकेशन कर सकता है, यस, और इसके अलावा भी बाकी उसकी मर्जी है, जिस मर्जी डेट की एलोकेशन हो जाए। डी, आजम ओ, इसमें छोटा सा ट्विस्ट है। आजम ओज बाबर 3 डेट्स, रुपीज 150,000 18 अप्रैल का, रुपीज 300,000 18 अप्रैल का ही, दोनों की डेट सेम है, एंड रुपीज 400,000 25 अप्रैल का। आजम सेंड्स रुपीज 90,000 टू बी ऑन 20th मई। अच्छा आगे आई कैप के क्वेश्चन में उसने नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये जरूरी थी लाइन लिखनी। नाइदर पार्टी मेक्स एप्रोप्रिएशन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कौन सा वाला फर्स्ट है? 300 वाला फर्स्ट है, सॉरी 150 वाला फर्स्ट है कि 300 वाला? दोनों एक ही डेट पे हैं, ये ट्विस्ट है कहानी में। नहीं टाइम तो हमें नहीं पता सुबह कौन सा है शाम का कौन सा है, लॉ तो डेज देखेगा। एलोकेशन होनी है टाइम वाइज, और एक दिन 2 डेट्स क्रिएट हुए हैं, एलोकेशन कैसे होगी? प्रोपोर्शनेट। अब ये कंसेप्ट हमने बुक में नहीं उसने लिखा हुआ, एग्जांपल के जरिए समझाया। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं ना केस स्टडी करते हुए सामने आते हैं, तो यहां पे ये नया कंसेप्ट है हमारे लिए। इसमें प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट होगी। कैसे? कितने का डेट? 90,000 का 150 में भी पोर्शन करेंगे, 300 में, 400 में नहीं करेंगे, ये तो बाद वाला है ना। अच्छा क्या दोनों में इक्वल होगा? लॉ कहता है नहीं, इसमें जाएगा 30,000 और ये 60,000 इसकी पेमेंट समझी जाएगी, क्योंकि सेम डे पे दोनों क्रिएट हुए, दोनों डेट्स की डेट सेम है। तो इसका मतलब है हमने दोनों, देखें इसके साथ डेट डिफरेंट है तो इसको हमने बाद में कर दिया, ये वाले पहले आ गए, लेकिन अब जो दोनों सेम डेट के ऊपर है इनमें हमें एलोकेशन करनी पड़ेगी। हाँ 30, वो सिंपल इक्वेशन, मैथ 150 प्लस 300 टोटल कितना हुआ? हाँ तो 150 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 90,000, यानी ये टोटल इन दोनों का ये 1/3 है और ये 2/3 है, तो पेमेंट का 1/3 उसको चला जाएगा, 2/3 इसको आ जाएगा। क्लियर हुई है जी? चले घर जाके एक दफा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये 30,000 60,000 पे पहुंच जाइएगा। अगर 30 और 60 पे पहुंच गए इसका मतलब है समझ आ गया कंसेप्ट। ई, आजम ओज रुपीज 100,000 एज प्रिंसिपल अमाउंट एंड रुपीज 20,000 एज इंटरेस्ट। आजम सेंड्स रुपीज 30,000 टू बाबर। 20,000 इंटरेस्ट की एलोकेशन होगी 10,000 पे, ये तो क्लियर। हाँ 2 मजीद क्वेश्चन हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आई कैप के 5 पेपर्स के, और उनमें से एक क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा बनाया उसने, बहुत अच्छा बनाया उसने। नहीं ठहर जाओ, जी क्वेश्चन 26। अच्छा गारंटी वाला कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया ना, गारंटी का मतलब क्या होता है? किसी से उधार लिया और इन भाई ने कहा कि अच्छा ये गारंटी देता हूं इसकी, अगर इसने पैसे ना दिए तो मैं दूंगा। कह रहे फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ सम्स पेएबल बाय निसार टू मिराज ऑन 4 मार्च 2017। ये इनवाइस है 1 जनवरी 8 जून 2016, ये 2 लाख
गारंटीड बाय और 150,000। अच्छा, पैसे वसूल किसने करने हैं? मेराज ने। और अदा ने। तो इमरान ने मेराज से कहा होगा कि अगर निसार ने पैसे ना दिए तो मैं दूंगा। निसार सेंट ए चेक फॉर ₹100,000 on 5 मार्च 2017 as there were no instructions from Nisar. There were no instructions from Nisar. Miraj adjusted the payment against amount of ₹150,000. मिराज ने ये जो 150 इसमें एडजस्ट कर लिया, इसको कह दिया बाकी 50,000 रह गया, इसको एडजस्ट नहीं किया। अच्छा, ये निसार बड़ा चालाक है। नहीं, मिराज बड़ा क्यों चालाक है वाला? उसे पता था यार ये तो गारंटी मिल ही जानी है, इसने ना दिए तो इसे ले लूंगा, इसका मसला है, तो उसने इसको एडजस्ट कर लिया। अच्छा, अब जब पेमेंट के फंड द गारंटर इमरान ऑब्जेक्टेड टू सच एप्रोप्रिएशन। अब इमरान को भी मसला, उसने कहा पैसे दे दिए तो मेरी तो जल्द से जल्द लायबिलिटी खत्म हो, बेहतर है। उसने इमरान ने कहा कि भाई तुमने इसमें क्यों एडजस्टमेंट किया, इसमें करनी थी, ऑब्जेक्शन किया। इमरान ऑब्जेक्टेड टू सच एप्रोप्रिएशन एंड क्लेम दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन द ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइसेस, कि वो तो ऑर्डर में होनी चाहिए। अंडर द प्रोविजन डिस्कस वेदर द ऑब्जेक्शन ऑफ इमरान इज जस्टिफाइड। क्यों जस्टिफाइड नहीं है? अगर डेटर ने एप्रोप्रिएशन नहीं की तो फिर क्रेडिटर की विश के मुताबिक एप्रोप्रिएशन हो गया, तो इसका मतलब क्रेडिटर ने जो एप्रोप्रिएशन की वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर ये टाइम बार डेट होता तो फिर भी हो जाती एलोकेशन, डिस्प्यूटेड डेट होता ये नहीं होती। क्वेश्चन समझ आ गया? अब वो क्वेश्चन जो सबसे अच्छा आई कैप, जो मुझे बहुत पसंद है, ये आई कैप का क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके करते हैं, एक एक करके। कह रहा है फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ अगस्त 4, 2011 ऑफ सम्स पेएबल बाय उबैद ऑन अकाउंट ऑफ क्लॉज सप्लाइड बाय बिलाल। यानी बिलाल सप्लायर था, बिलाल ने माल सप्लाई किया उबैद को, उबैद ने पैसे देने हैं। पार्टीज की पोजीशन क्लियर हो गई? 1 जनवरी का 37,000 का चेक है, क्या कह रहा है आगे? टाइम बार्ड है। 2 मार्च का चेक, 2 मार्च की पेमेंट है 2009 की 20,000। 30 अगस्त की 50,000 गारंटीड बाय वसीम, और 28 अप्रैल 2011 63,000। कह रहा उबैद सेंट ए चेक ऑफ ₹70,000। उबैद ने 70,000 का चेक भेजा अगस्त 5, 2011 को। देयर बीइंग नो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम उबैद। उबैद ने कोई चेक तो दे दिया, इंस्ट्रक्शन अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। चेक भेज दिया, इंस्ट्रक्शन नहीं दी, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी उसने। बिलाल एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग। बिलाल ने पेमेंट को इस तरीके से एडजस्ट किया। उसने कहा 1 जनवरी 2008, कौन सा ये? उन्होंने कहा टाइम बार तो पहले क्लियर करो ना, जो लीगली नहीं हो सकता। 37 वो क्लियर कर दिया, फिर 2 मार्च का 20,000 क्लियर कर दिया, 57 हो गया। 13 अभी भी बचा है, फिर 13 उसने जंप लगा के 28 अप्रैल पे आ गया। क्यों बता? चालाक आदमी। हाँ, उसे पता था ये तो मिल ही जाना, इसने ना दिया तो वसीम ने गारंटी दी हुई है, उसने जो अनगारंटेड था उसको सेटल किया। कह रहा है गारंटर वसीम ने ऑब्जेक्ट किया सच एप्रोप्रिएशन एंड क्लेम दैट सिंस द अमाउंट ऑफ ₹37,000 वाज टाइम बार्ड इट शुड नॉट बी एडजस्टेड एंड द फुल अमाउंट गारंटेड बाय हिम शुड बी फुली एडजस्टेड। इज द ऑब्जेक्शन ऑफ वसीम वैलिड? क्या टाइम बार्ड डेट क्लियर हो सकता? पहले तो हम रूल लिख लेंगे ना कि अगर डेटर ने एप्रोप्रिएशन ना की हो तो क्रेडिटर की विश के मुताबिक एप्रोप्रिएशन होगी, और वो टाइम बार्ड डेट को भी रिकवर करवा सकता है, सिर्फ डिस्प्यूटेड को नहीं करवाना, उसने टाइम बार्ड को रिकवर करवा सकता है। तो बताइए पहली रिकवरी 37 क्लियर, ओके है बिल्कुल, और दूसरी ये भी ओके क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है ना, और फिर 30,000 क्लियर हो गया। अच्छा, फर्स्ट कीजिए अगर इसमें कहता कि बिलाल ने भी एप्रोप्रिएशन नहीं की, बिलाल ने भी कोई इतला नहीं दी, फिर 37,000 जस्ट होता, 37 होता, 20,000 होता, ये 63 में से होता, इसमें से 13,000 फिर इसमें से एडजस्ट होता, ये 50,000 वाले में से। क्लियर? अच्छा, ये है पार्ट ए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अब ये ना पूरा व्यू नहीं आ रहा। कह रहा है डिस्कस हाउ शुड द अबव पेमेंट ऑफ ₹70,000 टू बी अप्लाइड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस अलग-अलग according to the provisions of contract act. Following words were written on the back of the check. चेक की बैक के ऊपर ये अल्फाज लिखे हुए हैं 20%। इसका मतलब इम्प्लाइड उसने इंटीमेशन दे दी। इसका मतलब है अब ये किन की पेमेंट में एडजस्ट होगा? 20 और 50। ये 70 ये ऐसे बन रहा था ना, 20 और 50, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया बैक साइड पे। ये इम्प्लाइड इंटीमेशन है उसकी तरफ से। नेक्स्ट, नो इंस्ट्रक्शन about appropriation payment were given by Ubaid
बिलाल डिड नॉट मेक एनी, ये तो हमने खुद ही डिस्कस कर दिया, हाँ बहाने से हमने डिस्कस किया तो उसमें डिस्कस भी कंसेप्ट हो गया कैसे एलोकेशन। सी ए वाज बैडली इन नीड ऑफ मनी एंड ऑफर टू सेल हिज मोटरसाइकिल वर्थ ₹50,000 टू बी फॉर ₹10,000। 50,000 वाली मोटरसाइकिल 10,000 में बेचने का एग्रीमेंट कर लिया। बी एक्सेप्टेड द ऑफर बट बिफोर द मोटरसाइकिल कुड बी डिलीवर्ड ए रिसीव्ड अनदर ऑफर फॉर ₹35,000 एंड सोल्ड द मोटरसाइकिल। डिलीवरी से पहले उसे 35,000 की ऑफर आ गई, उसने कहा 10,000 छोड़ो 35,000 ये थोड़ा क्लोज है, फेयर है मार्केट से, तो उसने 35,000 में सेल कर दी मोटरसाइकिल। ए रिफ्यूज टू कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट विद बी ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन, इज ए लायबल टू बी फॉर डैमेजेस। क्या ए और बी के दरमियान में एग्रीमेंट हो गया था? 10,000 वाला एग्रीमेंट वैलिड था, लेकिन इसकी कंसीडरेशन तो एडिक्वेट नहीं थी। कंसीडरेशन होना जरूरी है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन इज वैलिड, तो वैलिड एग्रीमेंट हो गया था। अब उसके बाद जब उसने 35,000 में सेल किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसे डैमेजेस पे करना पड़ेंगे। क्लियर जी? नहीं 10,000 नहीं, जो भी डैमेज जो भी नुकसान उसको हुआ होगा, डैमेजेस की अमाउंट यहाँ पे नहीं है। ये तो एग्रीमेंट हुआ था ना कि 10,000 में मोटरसाइकिल बेची जाएगी, अभी उसने पैसे नहीं दिए, एग्रीमेंट हुआ है, तो ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का केस है। डैमेजेस का ये मतलब नहीं होता कि जो एडवांस लिया दिया गया है वो वापस होगा। डैमेज ये तो कहते हैं रेस्टिट्यूशन या रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। डैमेजेस का मतलब जो नुकसान हुआ, तो ये बी को बताना होगा कि मेरा कितना नुकसान हुआ है, वो उसको कंपनसेट हो जाएगा। हाँ प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा अब ये नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, अगर बी कहे कि मुझे 10 लाख का नुकसान हुआ है, क्या 10 लाख पे कर दिए जाएंगे? इस नहीं, इसको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि कितना नुकसान हुआ है, और इसकी कैलकुलेशन को अलाउ करते हुए कोर्ट देखेगी जो जो रीजनेबल एक्सपेंस है उसको अलाउ करेगी, जो रीजनेबल एक्सपेंसेस नहीं है उसे क्रॉस कर देगी। क्लियर हो गया ये हमारे का? अच्छा आपकी होम असाइनमेंट याद है आपको? एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करा, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।